कल, आज और कल लाल गोयल के संग कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह कार्यक्रम V4 न्यूज, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम, न्यूज गांव से, संवाद सरोकार न्यूज, ऑर्गन डोनेशन इंडिया फाउंडेशन एवं ज्ञान द्वारा सीधा प्रसारित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हम उन लोगों को बुलाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों को छुआ है और जो एक बहुत बड़े प्रेरणादायक हैं हमारे लिए और हमारी युवा पीढ़ी के लिए। आज ऐसे ही एक बहुत विशिष्ट अतिथि का मैं बहुत स्वागत करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है लेफ्टिनेंट जनरल VK चतुर्वेदी हमारे शो कल, आज और कल लाल गोयल के संग में। धन्यवाद। जनरल चतुर्वेदी PVSM, AVSM और SM आपको अवार्डों से सुजित किया गया भारत सरकार के द्वारा। लेफ्टिनेंट जनरल VK चतुर्वेदी भूतपूर्व छात्र रहे नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी के। आप कमीशन हुए, आप आर्मी में आए रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में 13 जून 1971 को। और जैसे ही आपने आर्मी ज्वाइन की और कमीशन हुए, उसके बाद क्योंकि उसी वक्त 1971 का वार इंडिया और पाकिस्तान का शुरू हो गया था, तो आपका जो ट्रेनिंग थी उसको थोड़ा सा कर्टेल करके और आपको इमीडिएटली पोस्ट किया गया 99 फील्ड रेजिमेंट में ईस्टर्न सेक्टर में। आप बहुत ही शौर्य से, वीरता के साथ आपने 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध लड़ा जिसमें भारत की विजय हुई थी। और उसमें आपको, जबकि आपने तभी ज्वाइन किया था, सेना मेडल आपकी बहादुरी के लिए भारत सरकार द्वारा दिया गया। आपने 99 फील्ड रेजिमेंट का, मैं जब आप सिलहट में कमांड किया उस पूरी रेजिमेंट को, ऑपरेशन रक्षक में जो जम्मू कश्मीर में, और आर्टिलरी ब्रिगेड स्ट्राइक कॉर्प्स का जब ऑपरेशन पराक्रम हुआ था डेजर्ट्स में, तो उन दोनों को आपने उसकी कमान संभाली हुई थी। आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स किए जिसमें लॉन्ग गनरी कोर्स, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, सीनियर कमांड कोर्स, हायर डिफेंस मैनेजमेंट कोर्स, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रेस्टिजियस होता है वो होता है नेशनल डिफेंस कॉलेज कोर्स। वो सब आपने बहुत सफलता से किए। आपने कमांड संभाली हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड थी, GSO 2, जनरल स्टाफ ऑफिसर्स ग्रेड 2 और मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट की भी। आप कर्नल एडमिनिस्ट्रेशन रहे डिवीजन में डेजर्ट्स के में। आप डायरेक्टर रहे वेपन्स एंड इक्विपमेंट डायरेक्टरेट में आर्मी हेडक्वार्टर में। ब्रिगेडियर रहे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जो लार्जेस्ट कॉर्प्स ऑफ द आर्मी था J&K में। आप एडिशनल डायरेक्टर जनरल रहे ऑपरेशन एंड ट्रेनिंग आर्टिलरी के, जहां पे आपने पूरी तरह से इसकी कमान को संभाले हुए था, जो आपने पूरी तरह से उसका स्पीयर हिट किया, मतलब उसको हेड किया पूरी तरह से, जिसमें आपने आर्टिलरी का मॉडर्नाइजेशन किया। आप उसके बाद डिप्टी कमांडेंट और चीफ इंस्ट्रक्टर बने स्कूल ऑफ आर्टिलरी, और बाद में आप उसके बाद में आप जब बने डायरेक्टर जनरल मैन पावर प्लानिंग एंड पर्सनल सर्विसेज आर्मी हेडक्वार्टर के। आपको आपकी सेवाओं के लिए, उत्कृष्ट वीरता के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल PVSM 2011 में आपकी इतनी जो आपने सेवाएं दी थी, डिस्टिंग्विश सर्विसेज दी थी, जो हाईएस्ट ऑर्डर का काम किया था, उसके लिए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ये परम विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया। आपको अति विशिष्ट सेवा मेडल AVSM से भी नवाजा गया। आपके एक्सेप्शनल ऑर्डर के लिए, इतना जो आपने असाधारणीय कार्य किए थे, कार्यरत रह के वीरता के संग अपनी सेना में, जो भी उसको भी राष्ट्रपति, भारत के महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा 2007 में और 1971 में, जैसे मैंने पहले बताया, सेना मेडल आपकी वीरता के लिए दिया गया। आपको 2 बार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और आर्मी कमांडर के द्वारा संतुति या कमेंडेशन दिए गए। आपने मास्टर ऑफ फिलॉसफी MPhil किया हुआ है मैड्रास यूनिवर्सिटी से, स्ट्रेटेजिक स्टडीज
एंड इंटरनेशनल अफेयर्स में। आप मास्टर ऑफ साइंस MSc हैं मैड्रास यूनिवर्सिटी से डिफेंस स्टडीज में। आप मास्टर ऑफ मैनेजमेंट हैं इस उस्मानिया यूनिवर्सिटी से। आप ऑफिसर जो आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया बिजनेस मैनेजमेंट में पुणे यूनिवर्सिटी। मतलब आपने इतना पढ़ा है जो मैं सोचता हूं अपने आप में एक बहुत असाधारणीय चीज है। और आप रिटायरमेंट के बाद आप एडवाइजर बने डिफेंस बैंकिंग के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI लाइफ के 5 साल तक। आपने आजकल आप कंसल्टेंट हैं डिफेंस मैटर्स में और आप गेस्ट लेक्चरर हैं प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स जो बहुत महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं कंट्री की, उसमें आप गेस्ट लेक्चर के रूप में जाते हैं और आप लोगों को संबोधित करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है एक बार पुनः जनरल चतुर्वेदी आपका हमारे कार्यक्रम कल आज और कल। बहुत धन्यवाद। आपके बारे में देश में ही नहीं विदेशों में भी बहुत चर्चा रही। आपकी वीरता, इतना आपने, आपकी इतनी योग्यता, उसके बाद आपने जिस शौर्य का प्रदर्शन किया कि आपको 3 बार आपको राष्ट्रपति के द्वारा इतनी उत्कृष्ट और सेवाओं के लिए नवाजा गया। लेकिन एक चीज जो बहुतों को नहीं पता है, जो आज हम आपके उन अतीत के पन्नों को थोड़ा सा कुरेदना चाहेंगे, और वो है आपका बचपन। आप कहाँ पैदा हुए, आपका बचपन कहाँ बीता और आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई। जनरल चतुर्वेदी प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद लाल गोयल जी। आपने मेरे बारे में बहुत कुछ बताया है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मैंने पूरे संकल्प के साथ और समर्पण के साथ भारतीय सेना की सेवा की है। और मेरा जो बचपन के बारे में जो आपने बात की, मेरा जो जन्म हुआ है वो एक छोटे से शहर यूपी के हाथरस में हुआ था। वहां पे मेरे फादर उस जमाने में 1951 में PWI रेलवेज में होते थे, उस वक्त पब्लिक वर्क्स इंस्पेक्टर वो थे। और वहीं पे मेरी जो बचपन 3-4 साल तक वहीं पे कटा। मुझे याद है सासनी का ग्लास वर्क का जो प्लांट था वहां मेरे फादर ले गए थे। तो ये सब चीजें मुझे बचपन की हाथरस की। उसके बाद रेलवे स्कूल कासगंज, जो आजकल काशीराम नगर भी कहलाता है, वहां पे मैंने प्रारंभिक शिक्षा शुरुआत की क्लास 1 से। फिर मेरे फादर सोनपुर पोस्ट हो गए थे, तो उस दौरान मैं फतेहगढ़ अपनी चाची के पास, जिनका मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, उनके पास चला गया था। और वहां पे मैंने रेलवे स्कूल में शुरू में कक्षा 5 तक और फिर 6ठी कक्षा में म्युनिसिपल इंटर कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया था। कक्षा 7 में मेरी चाची ने मुझको मेरे लिए एक एप्लीकेशन पेपर में आई और उन्होंने भर दिया सैनिक स्कूल लखनऊ के लिए। और लकीली मेरे को कॉल अप भी किया गया। फिर मेरा रिटन एग्जाम के लिए वो खुद मुझे लेकर गई लखनऊ। वहां पे हमने रिटन दिया और भाग्यवश मैं उस रिटन एग्जाम में पास हो गया। सैनिक स्कूल लखनऊ, गोयल साहब, मैं बताना चाहूंगा कि ये देश का पहला सैनिक स्कूल है और डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने इसको 1960 में एस्टेब्लिश किया था। हम लोग 3rd बैच के 1962 बैच के सैनिक स्कूल के विद्यार्थी थे। और उसके बाद मेरा मेडिकल में शुरू में टेम्परेरी अनफिट था, एनीमिक था मैं तो उस वक्त। मेरे भाई साहब उसको फिर दोबारा मेरे को मेडिकल कराने री मेडिकल के लिए गए, तब तक मैं ठीक हो चुका था। फिर मैंने जुलाई 1962 में सैनिक स्कूल ज्वाइन किया कक्षा 7 में। और हम लोग एक हिंदी मीडियम से सैनिक स्कूल में गए थे, जो कि बोर्डिंग स्कूल है। वहां इंग्लिश मीडियम था। हिंदी केवल एक भाषा के तौर पे पढ़ाई जाती थी, बाकी सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ाए जाते थे। शुरू में जरूर एक सैनिक स्कूल एक ऐसा माध्यम है जो कि यूपी के छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे शहरों से लोगों को, हम्बल बैकग्राउंड से जो लोग आए हैं, उनको वहां पे जिनमें प्रतिभा है, उन लोगों को वहां लेके और उनको आगे बढ़ने में
बहुत मदद करता है। वहां पे जो मेरे जी एक संस्मरण बताऊंगा, जो सबसे अहम, मैं एक हमारे प्रिंसिपल कर्नल डैनियल साहब की जो वाइफ थी, मॉली डैनियल, उनका जो योगदान है हमारे जीवन में, नॉट ओनली मेरा बट जितने भी बच्चे, उस करीब 300-400 बच्चे उस दौरान उनके उसमें निकले होंगे, सब आज तक उनकी जो हमारे जीवन में, उन्होंने सुबह 5 बजे आके हमारे हाउस में वो हम लोगों को उठाती थी, ड्रेसअप करना सिखाती थी, क्योंकि हम लोग सब कुछ गांव से आए थे, कुछ छोटे शहरों से आए थे। एक मिलिट्री का माहौल, सैनिक स्कूल का, बोर्डिंग का माहौल था हमारे लिए, बहुत एक चेंज था, बहुत बड़ा बदलाव था उसमें डालने के लिए। फिर और आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो लेडी हमको दिन भर हमारे साथ रहती थी, जैसे ही क्लासेस खत्म होते थे फिर आ जाती थी। शाम को हमको पहली बार जो रेन एंड मार्टिन, एक बहुत फेमस ग्रामर की किताब है, इंग्लिश ग्रामर की, हम उस जमाने में बहुत पढ़ाई जाती थी, उन्होंने हमको रेन एंड मार्टिन पढ़ाई शाम को हम लोगों को इंग्लिश, और विद इन ईयर हमको वो जो कॉम्प्लेक्स था वो खत्म कर दिया, सबको बराबर हमको लेकर आ गई। वो उनका योगदान कभी मैं भूल नहीं पाऊंगा। अभी करीब 5 साल पहले उनकी मृत्यु हुई है, 93 इयर्स की डेथ में। लेकिन ये था कि हमारा जो उस वक्त के जो कैडेट्स थे, काफी लोग मात्रा में लखनऊ में वहां पे उनको लास्ट विदाई देने के लिए पहुंचे थे। ये ऐसे जो शख्सियत हैं वो हमेशा आपको एक बहुत बड़ी छाप देते हैं, और एक भी पैसा वो लेडी नहीं लेती थी अपनी इन सेवाओं के लिए। वो निस्वार्थ था, केवल उनको बच्चों से लगाव था और बच्चों के कैरियर बनाने में अपना योगदान देना चाहती थी। बहुत बड़ी चीज। कितनी बड़ी बात आपने बताई जनरल चतुर्वेदी, क्योंकि आज आप इतने साल बाद उन्हें याद कर रहे हैं, ये दिखाता है कितनी महान शख्सियत वो रही होंगी। बहुत मैं तो कहूंगा बहुत ही उनको बहुत ज्यादा शुभेच्छा कह सकते हैं या श्रद्धांजलि दे सकते हैं। अब आपका, जब आपने सैनिक स्कूल को कर लिया, तो इसका मतलब आपका मन पूरी तरह से आर्मी में जाने का हो चुका था, और आपको, लेकिन आज सैनिक स्कूल में जाने से पहले क्या आप वास्तव में सेना में जाना चाहते थे उस जमाने में, या कुछ और आपकी इच्छा थी जो आपकी चाची जी ने आपको वहां भेज दिया? गोयल साहब, मैं आपको सही बताऊं कि उस वक्त इतना छोटा था, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन कुछ चीजें जो मैं सैनिक स्कूल में पहुंच गया था, उसके बाद ऐसी हुई, 1962 की लड़ाई हुई चीन का, और एक ऐसा धोखा चीन ने दिया था, हमारी सेनाएं को अच्छी तरह से इक्विप नहीं किया गया था। लेकिन जो पर्सनल ब्रेवरी का सवाल है, 1962 में भी बहुत दान सिंह थापा, शैतान सिंह चुशूल की, रजांगला की बैटल, जो वो चीजें एक जज्बा देती थी। उसके बाद 1965 की लड़ाई हुई, तो ये दोनों हमारे सैनिक स्कूल के टाइम में, और उसकी वजह से एक ऐसा माहौल बना कि हम सब लोग जाना चाहते थे कि किसी तरह से हम लोग देश की सेवा करें और इंडियन आर्मी को ज्वाइन करें। तो उस दौरान जरूर ऐसा हुआ। लेकिन जब मैंने सैनिक स्कूल ज्वाइन किया था तब मुझे कुछ नहीं मालूम था कि क्या होगा। बस मैंने एक अच्छे बोर्डिंग स्कूल में जाने का ये सोच के कि हम एक अच्छा डिसिप्लिन, अच्छा पढ़ाई होगी, ये सब सोच के गए थे। लेकिन उस दौरान जरूर मैंने फिर तैयारी की। तो अब आप, जब आपका सैनिक स्कूल, कौन से किस साल तक आप सैनिक स्कूल में थे? मैं 67 तक था, 5 साल। 67 जुलाई में हम लोग एनडीए के लिए गए, और एनडीए में जाने के लिए मैं कहता हूं कि कर्नल बीके दास, तब तक वो हमारे प्रिंसिपल हो गए थे, उनका बहुत बड़ा हम लोगों को ट्रेनिंग करने में, हम लोगों को सिखलाने में, रिटन पास कराने में, उसके बाद सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के लिए जिस तरह से वो खुद इंटरव्यूइंग ऑफिसर रह चुके थे, उन्होंने जिस तरह से हम लोगों को तैयार कराया जी जान लगा के, और उस वक्त का जो रिकॉर्ड है वो शायद अभी तक भी नहीं टूटा होगा। हम लोग 17 कैडेट्स एक बैच में नेशनल डिफेंस एकेडमी में गए थे, और फिर उसके बाद तो नेशनल डिफेंस एकेडमी एक अलग ही वातावरण था। कोई संस्मरण सुनाना चाहेंगे आप नेशनल कैडेट एकेडमी का? नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो सबसे बड़ा संस्मरण है वो हम अपने ड्रिल इंस्ट्रक्टर सूबेदार मेजर कांशीराम के बारे में बात करूंगा,
वो एक ऐसी शख्सियत थे, डोगरा रेजिमेंट के थे, हिमाचल के गांव के रहने वाले थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फौज ने उनको इतना अच्छी तरह से ट्रेन किया था कि वो नेशनल डिफेंस एकेडमी जैसी प्रेस्टिजियस एकेडमी में एज ए सूबेदार मेजर बन के गए। बहुत बड़ा अपॉइंटमेंट होता है और वो पूरे ड्रिल डिसिप्लिन वगैरह का इंचार्ज होता है। जिस तरह से वो 45 मिनट तक हम लोग की रोज ड्रिल होती थी ड्रिल स्क्वायर पर, हर कैडेट के ऊपर नजर रखना, हर कैडेट का डिसिप्लिन, हर कैडेट का किस तरह से ट्रेनिंग कर रहा है, किस तरह से वो उसका टर्नआउट है जो करके, और येट उसके बावजूद भी वो बहुत सख्त थे। हम सबको लगता था कुछ चीजें, अंग्रेजी ज्यादा नहीं आती थी उनको, बोथ ऑफ यू टू कम एंड गो एंड टच द वुडन ट्री, इस तरह की, लेकिन उसके बावजूद आज तक हर कैडेट जो उस वक्त का है उनको, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को एक नॉर्मल स्टूडेंट से एक अच्छा फौज का कैडेट बनाया। हमारी स्मार्टनेस, हमारे को तौर तरीका, किस तरह से सावधान करते हैं, किस तरह से मार्च करते हैं, किस तरह से सैल्यूट करते हैं, ये सब सिखाया। एक बहुत बड़ा हम लोगों का जीवन में एक छाप छोड़ के गए हैं वो। उसके बाद आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पहुंचे। जी, IMA हम लोग जुलाई 1970 में गए और जून 71 में हम लोग वहां से पास आउट हुए। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में बेसिकली लाल साहब जो ट्रेनिंग होती है वो प्री कमिश्निंग ट्रेनिंग होती है, प्लेटून लेवल टैक्टिक्स सिखाई जाती है, इस तरह के किस तरह से आप जब अपनी यूनिट में जाते हैं किस तरह से एम्बुश लगाएंगे, किस तरह से आप लोग पेट्रोलिंग में जाएंगे, रेड किस तरह से, इस तरह की बेसिकली मिलिट्री ट्रेनिंग है। और वहां पे जो वातावरण उस वक्त बन रहा था, क्योंकि थोड़ा बहुत बांग्लादेश के जो रिफ्यूजीज वगैरह आ रहे थे, आना शुरू हो गए थे हम लोगों को, जब हम लोग फाइनल टर्म में थे उस वक्त ये सब चीजें शुरुआत हो गई थी, तो लोग काफी सीरियस थे। और एक बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग के बाद हम लोग 13 जून 1971 को वहां से पास आउट हुए। तो उसके बाद आपको इमीडिएटली फौज वहां पे बॉर्डर पे भेजा गया। कोई संस्मरण सुनाएंगे उस वक्त का आप? लाल गोयल साहब, उसके बाद नहीं, क्योंकि मैं आर्टिलरी में गया था। तो आर्टिलरी के लिए एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, गन को किस तरह से हैंडल करते हैं, एम्युनिशन किस तरह से लोड करते हैं, किस तरह से आप कमांड पोस्ट को मैनेज करेंगे, किस तरह से लेइंग करेंगे, ये सब चीजों की ट्रेनिंग 6 महीने के करीब होती है। वो ट्रेनिंग देवलाली में हम लोग कर रहे थे। सडनली ऑर्डर्स आ गए कि ये कोर्स 6 महीने का कट करके 3 महीने का कर दीजिए और इन सबको पोस्ट कर दीजिए यूनिट में। हम लोगों को 16 अक्टूबर को देवलाली से भेज दिया गया। मेरी यूनिट बताई गई कि नॉर्थ ईस्ट में है, हमको धर्मानगर जाने के लिए बोला गया था कि 1 नवंबर तक, लेकिन गुवाहाटी के बाद MCO जो कि मूवमेंट कंट्रोल ऑफिसर होता है, वो लोग हमको गाइड करते गए और हम लोग अल्टीमेटली करीमगंज, जहाँ पे मेरी यूनिट थी, वहां पे पहुंच गया था। और उसके बाद 1 नवंबर से 20 नवंबर तक हम लोग एक्लिमेटाइजेशन तो नहीं कहूंगा, ओरिएंटेशन कहूंगा, उस एरिया के बारे में जानकारी ये सब की। और क्योंकि मैं बिल्कुल यंगस्टर था, तो गन एंड, नॉर्मली यंग ऑफिसर को गन एंड देते हैं, लेकिन सीओ ने सोचा कि ये अभी बहुत नया है, तो गन एंड पे मैन मैनेजमेंट बहुत कुछ काम होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, तो उन्होंने मुझे OP, ऑब्जर्वेशन पोस्ट ऑफिसर, जो कि इन्फेंट्री के साथ जाते हैं, उसमें भेज दिया। मेरे को 20 नवंबर को इंडियन आर्मी ने पहली बार बॉर्डर क्रॉस किया था। अटग्राम, जकीगंज 2 हम लोगों के ऑब्जेक्टिव्स थे, और करीमगंज की तरफ से हम लोग सुरमा नदी को क्रॉस करके उस पर पहली बार 20 नवंबर ईद का दिन था। पूरा कोई चांद नहीं था उस दिन, नो मून नहीं था, अंधेरा था। तो मेरे को एंकर OP रखा गया था, जो कि पीछे एक डोमिनेटिंग हाइट थी, रताचरा हाइट्स मेघालय में, और वहां से बहुत 30-35 किलोमीटर हम लोग ईस्ट पाकिस्तान में देख सकते थे। उसी OP पे शाम के वक्त जनरल KVK राव, जो बाद में चीफ बने, उस वक्त GOC 8 माउंटेन डेव थे, वो आए, क्योंकि वो टेक्निकल हेडक्वार्टर डिवीजन का बना दिया गया था। और वो केवल इसलिए कि वो एक तो देख सकते थे, दूसरा कम्युनिकेशन वहां से बहुत अच्छा था। उस वक्त VHF रेडियो होते थे, ANPRC 25, तो हाइट की जरूरत पड़ती थी। रात भर मुझे याद है किस तरह से मैंने सारे बटालियन कमांडर्स, सारे कंपनी कमांडर्स,
ओपी ऑफिसर से कांटेक्ट करके जीओसी को मैसेज पास करना, ये सब काम किया। अगले दिन जीओसी कुछ वहां पे एक गन पोजीशन लोकेट हुई तो जीओसी ने कहा कि विष्णु, मेरा फर्स्ट नेम विष्णु है, विष्णु उसको एंगेज कर दो। तो फिर मैंने मीडियम गन्स, जो कि हमारी रेजिमेंट की नहीं थी, दूसरी 24 मीडियम की थी, उससे एंगेज किया। और आप विश्वास नहीं करेंगे, कभी कभी ईश्वर भी मदद करता है, डायरेक्ट हिट गन के ऊपर लगी, पाकिस्तानियों की गन के ऊपर, और उसके बाद पूरे पाकिस्तानी भाग रहे थे वहां से। तो ये सब संस्मरण है। और उसके उस दिन ऑफ कोर्स जब लड़ाई होती है तो कुछ हमारे दोस्त हमसे बिछुड़ जाते हैं। कैप्टन जौहरी, कैप्टन हवा सिंह उस दिन 4-5 जियाज के हमारे साथ नहीं रहे। मेरी रेजिमेंट के मेजर चमन लाल भी उस दिन उनको एमएमजी बस्ट लगा बेचारों को, वो भी हमको छोड़ गए। लेकिन ये सब जो चीज है, देश के लिए जब आदमी शहीद होता है, देश के लिए कुर्बानी देता है, तो एक अलग ही हौसला बनता है। तो ये हमारा शुरू का, लेकिन उसके बाद हम लोग, लेकिन चतुर्वेदी, जनरल चतुर्वेदी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप इतने यंग थे, कोई भय नहीं लगा आपको उस वक्त कि एकदम आपको लड़ाई में झोंक, जैसे कहते हैं झोंक दिया गया, कि जैसे आपकी भी ट्रेनिंग भी पूरी नहीं हुई तो कुछ आपको ऐसा डर या भय नहीं लगा? लालगोल साहब, आप बहुत, भय एक प्राकृतिक चीज है, हर आदमी को लगता है, फौज मतलब, लेकिन जो हमारी ट्रेनिंग थी उस पर हमें विश्वास था। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज थी कि मनोबल इतना हाई था कि देश के लिए कुछ करना है। और इसलिए जब आप अपने जवानों के साथ होते हो, एक चीज आपसे शेयर करूंगा, जब गोलियां दुश्मन की, जब आप अटैक में जा रहे हो, दुश्मन की गोलियां, तो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है कि हर जवान लेट जाता है जमीन पे, कवर लेता है बचने के लिए। ये जो यंग ऑफिसर्स हैं, क्योंकि वो अगर लेट गए तो बिल्कुल सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। वो बेचारा इसलिए वो वहां पे खड़ा है कि उसे देखना है, इंश्योर करना है कि सारे जवानों को उसने खड़ा करना है। वो दोबारा उनको जब एक को हाथ लगाता है तो सब कहते हैं मेरा साहब खड़ा है, तो सब खड़े हो जाते हैं। फिर ये चीजें जब आप इनको फील करेंगे तभी आप इसका एहसास कर पाएंगे। मैं शब्दों में शायद वर्णन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इनको एक भारतीय सेना का जो सबसे बड़ा मनोबल है, प्रोफेशनलिज्म है, और रेजिमेंटेशन से मतलब एक दूसरे के लिए जो जान देने का जो जज्बा है, एक ऑफिसर अपने जवान के लिए, जवान अपने ऑफिसर के लिए, ये एक बहुत ही बड़ी चीज है। और इसीलिए हमारे सेना का आज पूरे विश्व में इतना बड़ा नाम जी। और कहा जाता है कि नंबर 1 है अपनी भारतीय सेना पूरे विश्व में। जी बिल्कुल, प्रोफेशनलिज्म में कोई भी हमारा आसानी नहीं है पूरे विश्व में। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस तरह से हमारे जज्बा है हमारे जवानों में देश के लिए कुर्बान देने के लिए, हमारे ऑफिसर्स में देश के लिए कुर्बानी देने के लिए, ये जज्बे का कोई भी सानी नहीं है पूरे विश्व में। इसके बाद आप फिर 71 की वार हो गई और फतेह हासिल हुई, बांग्लादेश बना दिया गया, इतना बड़ा मास सरेंडर हुआ। तो एक बड़ी अजीब सी, जिसे इंग्लिश में परसुएट टू हैप्पीनेस कहते हैं, एक अनुभूति हुई होगी, एक बहुत ही ज्यादा आनंद आया होगा। उसका थोड़ा सा बताना चाहेंगे, किस तरह आपने महसूस किया उस क्षण को? मैं आपको बताऊं, मैं बहुत भाग्यशाली था कि हमने फर्स्ट हेलीबॉर्न ऑपरेशन ऑफ 1971 वॉर, बल्कि इंडियन आर्मी का पहली हेलीबॉर्न ऑपरेशन में पार्ट लिया था 6-7 दिसंबर और 7-8 दिसंबर की नहीं। 4-5 गुरखास जब कुलोरा हम लोग पहुंच गए, कुलोरा में कैप्चर कर लिया, तो उसके बाद डिसीजन लिया गया कि ये स्पीड ऑफ ऑपरेशंस बढ़ानी चाहिए हमको और जल्दी से जल्दी हमको सिलेट पहुंचना है। तो जनरल सागत सिंह हमारे कोर कमांडर थे उस वक्त, और जनरल सागत सिंह कुलोरा में आए। उन्होंने कहा कि मेरी बटालियन 4-5 गुरखास, वो गुरखा रेजिमेंट के थे, 4-5 गुरखास जाएगी इस ऑपरेशन के लिए। मी-4 ग्रुप कैप्टन उस वक्त चंदन सिंह थे, एयरफोर्स के बाद में एयर मार्शल भी बने, बहुत अच्छा नाम था उनका। उन्होंने कहा कि यस हम मी-4 हेलीकॉप्टर से हम लोगों को बटालियन को तो वहीं से कुलोरा से ही लिफ्ट करके सिलेट में ड्रॉप किया। पहले दिन 2 कंपनी गई, सेकंड दिन 2 कंपनी, और मेरी गन्स 2 गन है और 120 राउंड और पूरी बैटरी के में से कुछ जवान जाने थे। तो उस दिन पहली बार तो वो जब हेलीकॉप्टर्स गए तो वो लैंडिंग एरिया नहीं समझ पाए, और इसलिए हम लोग वापस आ गए।
अगले दिन रात में जब मून आ गया, चांद की रोशनी आ गई, तब हम लोग गए और फिर वहां पे लैंड किए। उस दिन भी एक हेलीकॉप्टर गलती से वहां का जो रेडियो स्टेशन था सिलेट का, वहां पे लैंड किया। बाकी हम लोग कीन ब्रिज के पास सुरमा नदी के किनारे पे लैंड किए थे। तो लेकिन सूबेदार प्रभाती लाल, मैं अपने बैटरी का उनके याद करूंगा जरूर। उन्होंने बहुत ही साहस का प्रदर्शन किया और एकदम उन्होंने अपनी अकल लगाई। वहां पे जो रिक्शे खड़े थे, उन रिक्शों पे वो एम्युनिशन लेके हमारे पास करीब 7-8 किलोमीटर का कवर करके अर्ली मॉर्निंग सूर्योदय से पहले हमारे पास पहुंच गए थे। इस तरह की चीजें हमेशा याद रहती हैं। और उसके बाद बहुत फास्ट जो एडवांस हुआ, कीन ब्रिज को उन्होंने पाकिस्तानियों ने डिस्ट्रॉय किया। उन्होंने एक बार, मैंने पहले आपसे वर्णन किया था कि उन्होंने जनरल हॉस्पिटल में जाके अपना ब्रिगेड हेडक्वार्टर एस्टेब्लिश कर लिया था। हम लोगों को मालूम पड़ा, फिर हमने उसको जब उसके ऊपर बमबारी शुरू की तो उन्होंने सबने हाथ खड़े कर दिए। उसी दिन सिलेट में 15 तारीख को, 15 दिसंबर को उन्होंने सरेंडर कर दिया था, ढाका से एक दिन पहले। पहले वो चाहते थे कि हमको सेफ पैसेज दे दिए, हम ढाका चले जाएंगे, लेकिन जनरल राव ने, जनरल सागत ने, ब्रिगेडियर कोइन हमारे ब्रिगेड कमांडर, उन्होंने कहा कोई सवाल नहीं है आपको सेफ पैसेज का देने का, आपको यहाँ सरेंडर करना पड़ेगा। तो ये हुआ और अल्टीमेटली हमने उनका सरेंडर लिया। एक बटालियन, एक ब्रिगेड का सरेंडर ले रही है, ये भी बहुत बड़ी चीज है। और सिलेट में हमने 16 दिसंबर को उनका सरेंडर लिया था। तो बहुत ही खुशी का वो माहौल रहा होगा। बहुत खुशी। जनरल साहब, आपसे बहुत बात करना चाहते हैं, लेकिन कोई छोटा सा और संस्मरण अपनी जिंदगी से जुड़ा आप सुनाना चाहेंगे? टाइम बहुत कम है। एक मैं बताऊंगा कि जब मैं डीजीएम पीपीएस था, तब फौज में ऑफिसर्स में काफी कमी थी, रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा था। एनडीए के कोर्स में 155 आए थे, 330 की वैकेंसीज होती हैं। ओटीए में 55-60 लोग आ रहे थे। तो उस वक्त जरूर एक जनरल वीके सिंह उस वक्त चीफ थे। मैंने उनसे बात करके हमने कहा कि सर, ये जो बड़े बड़े शहरों हैं, यहाँ पे लोगों को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, वो नहीं आएंगे, हमको अपना फोकस शिफ्ट करना चाहिए। हमने गांव और छोटे शहरों की तरफ फोकस शिफ्ट किया। अपने सारे 73 एआरओस को लगाया, हर स्कूल कॉलेजेस में उन्होंने जाके लेक्चर दिए, अवेयरनेस क्रिएट की और लोगों को उत्साहित किया। और उसके 1 साल बाद हमको रिजल्ट नजर आने लगे। ये गांव के छोटे शहरों के लोग हमारी एनडीए में और आईएमए में आने लगे, ओटीए में आने लगे। और एक चीज और बताऊं, ये बच्चे जो गांव शहरों और यहाँ के आ रहे थे छोटे शहरों से, उनमें इतना ज्यादा जज्बा था कि एक ने भी बहुत ऐसा हमको कभी लेट डाउन नहीं किया। बहुत अच्छा उन्होंने देश के लिए काम किया, हमारी सेना को गौरवान्वित किया। और ये आज आप सबको मालूम है कि गलवान में कैसा हुआ और ईस्टर्न लद्दाख में हमने क्या किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप चलते चलते युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जिससे कि आज हमारे देश को, जो काफी बढ़ रहा है, और तरक्की पे और ऊंचाइयों तक लेके जाए? मैं बस एक ही बात कहूंगा, ये मेरी रेजिमेंट का भी है, फाइट द गुड फाइट। इसको मैं भावार्थ भी बता दूंगा। फाइट द गुड फाइट एंड इफ इन द इयर्स टू कम यू आर आस्क्ड व्हाट यू डिड, इट शुड बी इनफ टू से दैट यू बिलोंग टू भारत। ये इसका भावार्थ मैं बताऊंगा कि खूब मेहनत करो, खूब समर्पण भाव से, प्रतिबद्धता के साथ नॉलेज अख्तियार करो, खूब पढ़ो, खूब लिखो और खूब खेलो। और हमेशा याद रखो कि देश प्रथम है, देश के लिए आपने सब कुछ करना है। और आपका अपना जो ईज है, कंफर्ट है, वो सब लास्ट है। बीच में आप अपने परिवार को लगा सकते हो या अपने ऑर्गेनाइजेशन को लगा दो, लेकिन राष्ट्र प्रथम है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। अपने कैरेक्टर को उम्दा रखिए, अपनी ईमानदारी को सबसे बड़े पायदान पे, और भारत को उस पायदान पे ले जाओ, उच्च पायदान पे ले जाओ कि जहां पे विश्व उसका सत्कार करे। जो हम सोने की चिड़िया कहलाते थे, दोबारा वहां पे उच्चतम पायदान पे ले जाकर भारत का नाम करो। और इसलिए जब भी तुम कहो कि मैं भारतीय हूं, तो पूरा देश जाने कि ये एक बहुत बड़े देश का
एक सिटीजन है और इसकी उस तरह से उसका आदर और सत्कार होना चाहिए। बहुत 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 धन्यवाद जनरल चतुर्वेदी आपका कि आज आपने इतनी बातें बताई। हालांकि बहुत कुछ सुनना चाहते थे, समय का अभाव है। और आज का कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग V4 न्यूज, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम, न्यूज गांव से संवाद सरोकार न्यूज